दोस्तों, मेरे प्रिय दर्शकों, थैंक यू सो मच एंड you're very welcome for a new episode of the Green Flamingos. होलिस्टिक वेलबींग की इस जर्नी में आज का ये एपिसोड अलग होगा क्योंकि इट इज़ मार्किंग अ सीरीज ऑफ समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। होलिस्टिक वेलबींग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है। जैसे हम हमारी कोशिश होती है कि हमेशा हम कुछ नया लेकर के आएँ या जो अपने लाइफ के पहलू हैं उनको हम टच अपॉन करें और उसके बारे में जानकारी प्रदान करने की पूरी तरह से कोशिश करें। ये एपिसोड इस सीरीज़ का पहला ऐसा एपिसोड होने वाला है और हम बात करेंगे आज पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में। पर्सनल फाइनेंसेस एक तरह की जर्नी है और इसे समझने के लिए शुरू से लेके अंत तक एक सीक्वेंस में फॉलो करना बहुत ज़रूरी है किसी भी लेमैन के लिए, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो कोई अगर आपके मेरे जैसा सामान्य इंसान होगा, उसको ये कैसे समझ में आएगा कि भैया ये फाइनेंस है क्या? इसके टूल्स क्या हो सकते हैं? कैसे ऑप्शंस हैं? कैसे एसेट्स हैं? कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? कैसे करना चाहिए एंड व्हाई? तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ये बहुत ही सीज़न्ड प्लेयर हैं इस फ़ील्ड के और जैसे वो राइटली कहते हैं कि बहुत से लोग अपने पैसे खोते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें कमाने की क्षमता नहीं होती, लेकिन वो इसलिए खोते हैं क्योंकि वो अपने पैसे को मैनेज करना नहीं जानते। एंड क्वाइट राइटली सेड, राइट? मिस्टर विपुल, यू आर वेरी वेलकम टू आवर एपिसोड फॉर Absolutely. टुडे। टुडेज एपिसोड, आज का ये जो एपिसोड हम कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट ब्रेकिंग द मिथ्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। टू बिगिन विथ, अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा और मैं बहुत उत्सुक हूँ हुँ, फाइनेंसेस के बारे में समझने के लिए और उसके बारे में बात करने के लिए। ये कहानी शुरू करने के लिए या ये डिस्कशन शुरू करने के लिए सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स होती हैं, जो लोग करते हैं, आपके इतने वास्ट एक्सपीरियंस में आपने क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है या क्या ऑब्ज़र्व किया हुआ है? आप हुँ, कुछ शेयर कर सकते हैं जो कॉमनली मेड मिस्टेक्स होते हैं राइट। लोगों के? तो मैं 3 चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहले इतनी भी क्या जल्दी है? सो प्रोक्रेस्टिनेशन आई थिंक वो सबसे पहली मिस्टेक है। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बारे में तब सोचते हैं जब उनके बच्चे जो है बड़े हो जाते हैं और तब बहुत देर हो जाती है। दूसरी जो है वो है अपनी लाइफ़स्टाइल को जो है अपने इनकम से ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ओ अगर अगर मेरी जो इनकम है 5% से ग्रो हो रही है, मेरी लाइफ़स्टाइल 10% से ग्रो हो रही है, तो इनके बीच में मेल नहीं हो रहा है। ओके, और तीसरा जो है वो इंश्योरेंस को इतना सीरियस नहीं लेते अच्छा। और हमने अभी देखा कोविड में जिस तरह से लोगों का जो हाल हुआ, हुँ, हुँ। सो उनके पास इमरजेंसी फंड्स नहीं थे। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही कम मात्रा में था हाँ, हाँ। और टर्म इंश्योरेंस तो ना के बराबर। ओह! तो अब जो है लोगों को रियलाइज़ हो रहा है हेल्थ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस, टर्म इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस और इमरजेंसी फंड्स का इम्पोर्टेंस। ओके। तो ये 3 चीज़ें जो आप कह रहे थे, ये इसी के इर्द-गिर्द घूमती है। एब्सोल्युटली प्रोक्रेस्टिनेशन, हैविंग अ लाइफ़स्टाइल व्हिच इज़ नॉट मैनेजेबल, सस्टेनेबल और तीसरी जो है अवॉइडिंग और पोस्टपोनिंग इंश्योरेंस। अगर फाइनेंशियल जर्नी किसी को स्टार्ट करनी हो, हुँ, जो एक जिसने कोई एक नया जॉब पकड़ा है और 20 साल जिस एवरेज एज है, हुँ, यू हुँ, नो हैज़ जस्ट बिगन 20 इयर्स ऑफ एज के इससे, उसने फाइनेंशियल जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? आपका एडवाइस वहाँ पे क्या होगा? राइट। तो सपोज़ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आप अपनी फर्स्ट जॉब शुरू कर रहे हैं, तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी तभी से शुरू होनी चाहिए। ओके, आपका फर्स्ट पेचेक आ गया, तभी से आपकी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत होनी चाहिए। ओके, सो सबसे पहले तो आपको जो है आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनको ट्रैक करना चाहिए। तो आपके पैसे जो आ रहे हैं आपको पता है, पर जा कहाँ रहे हैं इसका आपको जो है हिसाब मालूम होना चाहिए। हुँ, दूसरा जो है आपको एक उसका एक परसेंटेज हो सकता है 25% हो सकता है 30% या 40% जो है उसको ऑटोमेट करना चाहिए। और आज उसके लिए जो सबसे बेहतरीन टूल है वो है एसआईपी। ओके, तो आपने वो परसेंटेज फिक्स कर दिया और उसको आपने ऑटोमेट कर दिया, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है या मीडियम टर्म के लिए हो सकता है। और तीसरी जो हैबिट है वो आपको जो बहुत ज़रूरी है, वो है आपको एक इमरजेंसी फंड ज़रूरी है। तो आपने उसको रखा है जो आपके 4 से 6 महीने का जो है, जो आउटगोइंग्स है उसका आपने एक फंड क्रिएट कर लिया जिससे कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, तो उसको आप डिस्टर्ब करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट्स को नहीं। ओके। एक सवाल मन में आता है, आप जब कहते हो कि इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए,
अभी-अभी आपने एसआईपीज़ के बारे में भी बात करी। तो जब हम इन्वेस्टमेंट हमारी एसआईपीज़ के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और हम डीप डाइव करेंगे आगे जाकर के एसआईपीज़ के बारे में, लेकिन ये इमरजेंसी फंड जब क्रिएट करना होता है तब वो कैसे क्रिएट करना होता है? वो कौन से अकाउंट में या कौन से टूल में या कौन से एसेट क्लास में फॉल होता है? एब्सोल्यूट। तो ये शुरू करना है तो एक स्वीप इन एफडी स्टार्ट कर सकता है और जैसे-जैसे उसका नॉलेज बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड्स में एक कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड फंड्स, हुँ, तो वहाँ वो पार्क कर सकता है। ओके। और टिपिकली ये जो इमरजेंसी फंड होता है ये कितना परसेंटेज होना चाहिए ऑफ योर इनकम? एनुअल इनकम आई मीन। हाँ, सो ये आपके एनुअल इनकम से ज़्यादा आपके महीने के खर्चे कितने हैं, तो आपको 4 से 6 महीने का जो है वो जो अमाउंट है, उतना आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। जब आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो वापस उसको आपको रिफ़िल करना है। मतलब मेरा कॉम्प्रिहेंशन करेक्ट है कि नहीं आप मुझे प्लीज़ करेक्ट करिए। ज़रूर। आप कह रहे हैं कि 4 से 6 महीने का जो घर का खर्चा होगा हुँ, हुँ, इन केस ऑफ नो इनकम हुँ। या इन केस ऑफ एनी एडवर्सिटी या जॉब लॉस, कोविड के टाइम पे बहुत कुछ ऐसा हुआ, बहुत से लोगों के जॉब्स कट हो गए, सैलरीज़ कट हो गई वगैरह। तो उस दौरान जो फंड रिक्वायरमेंट होती है, अपना घर का जो एक फिक्स्ड एक्सपेंस होता है मंथली, राइट। उसको मैनेज करने के लिए, इसी को आप इमरजेंसी फंड कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप बीमार हो सकते हैं, आपके घर में कोई बीमार हो सकता है, कुछ भी आपको जो है इमरजेंसी आ सकती है। ओके, तो इन सब के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है। ओके, वो आप शुरुआत कर सकते हैं 1 महीने के फंड से, उसको ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं 4 से 6 महीने के कॉर्पस तक। ठीक है। तो ये तो बात हुई जो लोग अपने अर्ली 20s में हैं या 20s में हैं उनकी। हुँ, हुँ। जो लोग 30s में हैं, उनका एसेट एलोकेशन या इन्वेस्टिंग जर्नी उन्होंने कैसे मतलब शुरू करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो दूसरे पड़ाव पे है अपने लाइफ के। तो जब आप 30s में जाते हैं तो काफ़ी संभव है कि आपकी शादी हो चुकी है और आपके बच्चे भी हैं, 1 या ज़्यादा। तो आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी और वो ज़रूरी है। दूसरा आपको टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत है। तो ये दोनों आपको जो है ये मैंडेटरी करने हैं, जिससे कि आपके फैमिली को आप प्रोटेक्ट कर पाएँ। बिकॉज़ हेल्थ इमरजेंसी या लाइफ इमरजेंसी ये इन्विटेशन देके आपको नहीं बुलाती। तो इसीलिए आपको तैयारी पहले से करनी होती है। दूसरा, आपको जो है आपकी इनकम का एक सर्टेन अमाउंट 30% या 35% जो है, उसको आपको आपके गोल्स के लिए एलोकेट करना ज़रूरी है। और वो इस तरह से एलोकेट करना चाहिए, जिससे कि आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों गोल्स जो है वो अचीव हो। सो जनरली हम लोग बोलते हैं कि आपका 60% जो है आपका इन्वेस्टमेंट, वो इक्विटीज़ में होना चाहिए ग्रोथ के लिए। करीबन 20% जो है, वो डेट में होना चाहिए या फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए, जहाँ आप जो है एक फिक्स्ड इनकम जनरेट कर रहे हैं और वो आपका स्टेबल है। और तीसरा जो पोर्शन है जिसको मैं बोलता हूँ, वो आपके कमोडिटीज़ में हो सकते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, तो वो आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक छोटा-सा पोर्शन जो हमने बताया इमरजेंसी फंड के लिए, जो आपने एक बार क्रिएट कर लिया तो आपको सिर्फ रिप्लेनिश करना है। तो ये आपका जो है ब्रॉडली आपका एसेट एलोकेशन हो गया। विपुल, आप ये इमरजेंसी फंड पे जो ज़ोर दे रहे हो, हुँ, हुँ। मुझे एहसास करा रहा है कि इसका महत्व बहुत है फाइनेंशियल जर्नी में। तो इसको बिल्ड करने के लिए या इसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक इंसान को क्या करना चाहिए? हाउ कैन वन सेल्फ बिल्ड एन इमरजेंसी फंड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ? राइट, तो जैसे मैंने बताया कि आपका जो इनकम आ रहा है, उसमें से आपने से 5% जो है उसको आपने सेव करना चालू किया टुवर्ड्स इमरजेंसी फंड। ओके, और उसको जो है आपने एक लिक्विड फंड या एक स्वीप इन एफडी में डाल दिया। धीरे-धीरे वो ग्रो होके आपका 1 से 6 महीने का आपका जो एक्सपेंस है, आउटगोइंग्स है, वहाँ तक आपको लेके जाना है। उसके लिए आपको हो सकता है 1 महीना से लेके 6 महीना आपको लग जाएगा। और ये एक बार आपने क्रिएट कर लिया, फिर जब आप उसमें से यूज़ करेंगे जितना कॉर्पस, उतना ही आपको रिप्लेनिश करना है, आपकी इनकम से। ओके। जब फाइनेंसेस की बात आती है, काफ़ी सारे जार्गन्स सुनाई देते हैं यहाँ-वहाँ से। तो एक फाइनेंशियल कोच और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, हुँ, इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है? या दोनों सेम होते हैं? राइट। तो बहुत सारे एडवाइज़र्स जो है आज क्लेम करते हैं कि वो फाइनेंशियल कोच है, बट ऐसा होता नहीं है। ओके, तो जो मुख्य दोनों में डिफरेंस है, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है आपका इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करता है। तो आपको वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बेचता है और उसको जो है वो मॉनिटर करता है। एक कोच का जो काम है, वो आपके जो है सेविंग्स हैबिट्स को इम्प्रूव करना, आपके बिहेवियर को इम्प्रूव करना, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करना और आपके गोल्स को
वो जो है सिर्फ डिफाइन नहीं करना, उनको ट्रैक करना और उनको अचीव करने में मदद करना। सो एडवाइज़र जो होता है, एक पार्ट ऑफ द आपके फाइनेंशियल जर्नी में जो है, वो आपको हेल्प करता है। बट अगर आपको होलिस्टिक अगर अप्रोच चाहिए, तो आपको जो है फाइनेंशियल कोच हेल्प कर सकता है। सो अगर शॉर्ट में बताऊँ, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके पैसे को मैनेज करता है और फाइनेंशियल कोच आपके जो मनी माइंडसेट को है ट्रांसफ़ॉर्म करता है। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। आई मीन ये डिफरेंशिएशन समझना बहुत ज़रूरी था। मैं इनफैक्ट मेरा दूसरा सवाल ये था और मैं आने ही वाला था इस सवाल पे कि आज अगर आप देखो आई मीन डिजिटल मीडिया की वजह से इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है हर जगह पे कि मुझे ये क्वेश्चन मेरे माइंड में और आई एम श्योर कि मेरे बहुत से हमारे जो दर्शक हैं उनके माइंड में भी आता होगा कि भैया अगर हम किसी फाइनेंशियल कोच को हायर करने वाले हैं देयर इज गोइंग टू बी फीस लिंक टू इट, तो वो करें या तो हम इतने सारे जो डेटा या मटेरियल पड़ा हुआ है डिजिटल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टा हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, उसी को देख करके हम अपना एक प्लान बना लें एंड देन यू नो हम अपने ही पैसे को मैनेज करना शुरू कर लें और हम उसको अलाइन कर लेंगे या जो भी करना है। तो इस थॉट के बारे में आपका क्या कहना है कि फाइनेंशियल कोच को हायर करना आप फिर भी कहोगे कि ज़रूरी है? और अगर मैं खुद से या हम मेरे जैसे लोग अगर खुद से इसको मैनेज करना चाहेंगे अपने फाइनेंसेस को विदाउट हैविंग अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एटसेट्रा, क्या रिस्क हो सकती है? क्या डाउनसाइड्स हो सकती है? क्या रिperकशंस हो सकते हैं? कैन यू हेल्प अस विद दैट? यस, डेफिनिटली। सो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिम जॉइन करते हैं, पर वो जो जर्नी होता है उनका फिटनेस का, वो कुछ ही दिनों में जो है वो खत्म हो जाता है। और कुछ लोग जिनको सीरियसली अपना फिटनेस के ऊपर वर्क करना होता है, वो सिर्फ जिम नहीं जॉइन करते, एक ट्रेनर को भी हायर करते हैं और उनके साथ डिस्कस करते हैं उनके गोल्स क्या हैं फिटनेस के, हुँ, और फिर उनको ट्रैक करते हैं और उनको अचीव करते हैं विथ अ पार्टनरशिप। ओके, और इसमें दोनों का कमिटमेंट होता है और इसी की वजह से जो है इनकी जर्नी सक्सेसफुल होती है। तो अगर किसी को अपने पर्सनल फाइनेंस को सीरियसली लेना है, उनको 8% रिटर्न्स हुँ, एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज़ उनका लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन ही 10% है। हाँ, तो उनको कोच की ज़रूरत है, क्योंकि उनको वो जो है कोच 15 से 20% का रिटर्न्स, साथ में अपने गोल्स की क्लैरिटी, उनका इमोशनल मैनेजमेंट, उनके बायसनेस को वो दूर करेगा और उनको जभी भी ज़रूरत है एडवाइस की, तो वो उनको अनबायस्ड एडवाइस प्रोवाइड करेगा। और इसीलिए जिनको अपने पर्सनल फाइनेंस में एक सब्सटेंशियल डिफरेंस लाना है, इम्पैक्ट लाना है और लाइफ में पीस और हैप्पीनेस को लाना है, उनको कोच की ज़रूर मदद होगी। ओके। क्योंकि मैं एक लेमैन हूँ, फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है वगैरह, लेकिन जो सीखा है लाइफ में तो ये वो वाली बात हो गई कि आप अगर पढ़ाई करना चाहते हो कोई स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पे, तो आप एक टीचर या एक कोचिंग क्लास जॉइन कर लो और उनसे वो नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करो, ना कि खुद से बैठ करके वो पढ़ने को देखो व्हिच इज़ गोइंग टू टेक अ लॉन्गर टाइम और फिर भी कोई अंडरस्टैंडिंग में गैप हो सकता है वगैरह। आप स्कूल जाते क्यों हो? आप खुद भी घर में पढ़ाई कर सकते हो और बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हो। हाँ, तो जो कुछ लोग करते हैं, बट आप स्कूल इसलिए जाते हो कि वहाँ आपको पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। राइट, तो आपके बाकी स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है। राइट। तो यही फ़ायदे जो है आपको कोच आपको प्रोवाइड करता है। ओके, ओके। वेल सेड, दैट मेक्स सेंस। फाइनेंशियल फ्रीडम का ये जो एक गोल होता है हर एक के माइंड में, ये क्या होता है? हुँ, व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम? ओके, तो और एक मिडिल क्लास का सैलरीड इंसान उसको अचीव कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कि वो बस एक ड्रीम है और उसने रुकना है बस अपनी रिटायरमेंट एज तक टू अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम? हुँ, इस पर आप कुछ थोड़ा लाइट शेड करोगे? ज़रूर। सो पहले तो फाइनेंशियल फ्रीडम के मिथ्स के बारे में समझते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या नहीं है? तो डेट फ्री होना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, यस, या मेरे बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया होना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम वो आपकी एक स्टेट ऑफ माइंड है,
जहाँ आपको पैसे के बारे में कोई चिंता नहीं है। व्हेन वर्क बिकम्स ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्शन, जब आपका पैसा आपके से ज़्यादा काम कर रहा है हम्म। और आप जो है आपके डिसीजंस जो है फ्रीली ले सकते हो, ओके। दैट इज़ व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके। और मेरा जो एक फॉलो अप क्वेश्चन था कि मिडिल क्लास का कोई इंसान इसे अचीव कर सकता है, नहीं कर सकता है? और अगर कर सकता है तो लगभग कितना टाइम उसे लगेगा, कितना समय लगेगा? तो ज़रूर कर सकता है कोई भी इंसान, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, इवन जो है वो गरीब से गरीब इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम रियलाइज़ कर सकता है, अचीव कर सकता है, प्रोवाइडेड वो इन्वेस्टमेंट्स अपने जो है डिसिप्लिन तरीके से करें, प्लानिंग के साथ करें और उसमें वो एक नियमित कंसिस्टेंसी लाए, ओके। नियमितता लाए, जिससे कि वो अपने फाइनेंसेस को अपने कंट्रोल में रखे। तो उसको बेसिकली नीड्स और वांट्स के बारे में जो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए और अपने गोल्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर वो ये कर पाया तो कोई भी इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम रियलाइज़ कर सकता है। ओके। तो एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच की ज़रूरत है एब्सोल्यूट। ये अचीव करने के लिए। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमने देखा है हमारे पेरेंट्स को कि एफडीज़ करते थे या जो भी उस वक़्त की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ होती थी, या तो रियल एस्टेट में या एफडीज़ ज़्यादातर होती थी, या तो गोल्ड खरीद लेते थे और वैसे करके उन्होंने एक अच्छी लाइफ़ दी है हमें। अब आज के इस ऐज में, फाइनेंशियल ऐज में आई मीन, बहुत सारे टूल्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वगैरह-वगैरह। क्या ये रिस्क लेना ज़रूरी है ये न्यू एसेट्स को एक्सरसाइज़ करने के लिए या लेवरेज करने के लिए, टू बिल्ड द सेम सॉर्ट ऑफ बढ़िया-सा स्टेबल लाइफ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम? कि हम जो प्रिमिटिव वेज़ थे, जो हमारे पेरेंट्स ने यूटिलाइज़ करके अपने आप के लिए अचीव कर लिया था, अपने बच्चों को इतनी बढ़िया तरीके से परवरिश करके बड़ा किया है, वही उसको हम फ़ॉलो क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज़ दैट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। अ, गुड क्वेश्चन। तो हमारे जो पेरेंट्स थे उनका ज़माना अलग था, हमारा ज़माना अलग है। सो मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे पेरेंट्स जो है वो बैंक एफडीज़ में और पीपीएफ में, पोस्टल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे थे। तभी इंटरेस्ट रेट जो था 12-13% था। मेरे पेरेंट्स जो है उनका जो लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन 6% का था, 5-6% का था। ओके। बिकॉज़ हम लोग गारमेंट कॉलोनी में रहते थे। और मेरी जो स्कूल की फ़ीस थी वो ₹5 थी वाओ! और हम लोग एक कॉलोनी में रहते थे तो वहाँ बहुत सस्ता था सब कुछ। सो हमारे कैंटीन में हम लोग समोसा 30 पैसे में खा रहे थे और हमारा जो लाइफ़स्टाइल था एकदम सिंपल था। टाइम्स हैव चेंज्ड। एब्सोल्यूटली। आज जो है हम लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर के लिए, तो हमारा जो बिल है 3000 से कम नहीं आता, 4 लोगों के लिए। करेक्ट। हम लोग थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए तो पॉपकॉर्न का जो ₹500 का जो है आज कॉस्ट है। नहीं, वो आप फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न लोगे तो ज़्यादा पड़ेगा। ज़रूर, ज़रूर। तो आज जो है हमारा जो लाइफ़स्टाइल है उसका इन्फ्लेशन कम से कम 10% है और एफडीज़ का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% 7% पे आ गया है। तो अगर हम उन्हीं का जो है अगर फ़ॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे 6-7% एफडी वाला और पीपीएफ का रेट अभी 7.1% पे आ गया है। तो अगर मैं उनके जो है टूल्स को यूज़ करके मेरी लाइफ़स्टाइल को अगर मैं फंड करना चाहूँ या मेरे जो एम्बिशियस गोल्स को अचीव करना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो आज नेसेसरी है, ओके? और सबसे बड़ी रिस्क क्या है आपको पता है? सबसे बड़ी रिस्क ये है कि आप जो है इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हो। हाँ, ये तो होगा, हाँ, एब्सोल्युटली। इन्फ्लेशन रेट उससे ज़्यादा है। तो अगर आपके खर्चे लाइफ़स्टाइल जो है, आपके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के रिटर्न से ज़्यादा है, तो आप आपका लाइफ़स्टाइल सस्टेन नहीं कर पाएँगे। ओके। और साथ में जो है आज हमारा जो जो जॉब है, वो सिक्योर नहीं है। मेरे फ़ादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनको पेंशन मिलता था। तो आज हम लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं बहुत सारे लोग, हमें पेंशन मिलने वाला नहीं है। हमारी जॉब सिक्योर्ड नहीं है और हम जो है बहुत ही एम्बिशियस हैं, एस्पिरेशनल हैं। तो हमको जो है इक्विटी जैसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर हम नहीं रिस्क अगर उठाएँगे, तो हमको वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ओके। और दूसरी बात, लॉन्ग टर्म में इक्विटी जो है वो रिस्की नहीं है।
आपका जो है एफडी रिस्की है बिकॉज़ वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ। एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। मेरी एक क्लाइंट है, जो 20 साल पहले उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी और को तभी जो है कुछ 30 लाख रुपया मिला था एज़ उसका जो प्रोविडेंट फंड और उसका जो ग्रेच्युटी और जो लीव अलाउंस था, सब मिला के 30 लाख रुपया था और तभी उसका जो रिक्वायरमेंट था महीने का 25,000 रुपए का था और इट वाज़ बीन टेकन केयर ऑफ बिकॉज़ तभी उसका जो इंटरेस्ट रेट था 10% से ज़्यादा था। आज उसी लेडी का जो है आज मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपया हो गया है हुँ, और उसका जो मंथली इनकम है वो 20,000 रुपया हो गया है। कैन शी ओके, सस्टेन हर लिविंग? नहीं कर पाएगी। एब्सोल्युटली। तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स को अलग तरह से मैनेज करना पड़ रहा है और वो हम उनके लिए करवा के दे रहे हैं। एंड नाउ शी इज़ नाउ इन द पोज़ीशन टू अचीव हर मंथली इनकम नीड्स। Okay. Vipul, ये and thank you for walking us through these couple of examples और inflation versus FD. बट बहुत से आज भी लोग हैं इंडिया में जो ट्रेडिशनल तौर तरीके जो होते थे इन्वेस्टिंग के, उसी को एक्सरसाइज या लेवरेज करना चाहते हैं। या जो इंश्योरेंसेस भी हैं, आपने कहा था कि इंश्योरेंस कवर या मेडिक्लेम्स होने चाहिए। तो जो इंश्योरेंसेस भी हैं, वो एक माइंडसेट जो है कि अगर मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मुझे उस पे कवर तो मिलना ही चाहिए लेकिन कुछ रिटर्न्स भी मिलने चाहिए। वर्सेस कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जैसे एक टर्म लाइफ हो जहाँ पे आप पैसे भरते हो लेकिन आपको रिटर्न्स नहीं मिलते। इस बारे में आपका क्या कहना है कि कौन-सा अप्रोच सही होगा? बट सो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो इंश्योरेंस इज़ फॉर प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर ग्रोथ। तो इसका फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ना आप प्रोटेक्शन ले पाएँगे और ना आपका पैसा ग्रो कर पाएँगे। ओह! तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड जैसे बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं और प्रोटेक्शन के लिए टर्म इंश्योरेंस इज़ द बेस्ट बिकॉज़ आपको जो है सही अमाउंट का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। हुँ, जैसे मैं कहता हूँ कि किसी का अगर इनकम 1 लाख है, तो उसको कम से कम 200 गुना मतलब 2 करोड़ का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, अगर वो उसके पास और कोई फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है। ओके। और अगर मैं एक एंडाउमेंट प्लान लेता हूँ, उसी के यू नो कंपैरिज़न में जिसका प्रीमियम जो है से करीबन 25,000 रुपया है, तो मुझे उसमें साधारण 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा और मैं 25,000 रुपया अगर मैं टर्म इंश्योरेंस बाय करूँगा, तो मुझे आराम से 1 करोड़ के ऊपर का रिस्क कवर मिलेगा। तो मेरी फैमिली को जो है, आज 1 करोड़ की रिस्क कवर की ज़रूरत है, ना कि 5 लाख रुपए की रिस्क कवर की। हुँ, और दूसरा जो है पाक कि अगर मुझे ट्रेडिशनल इंश्योरेंस 4 से 6% का रिटर्न देता है, तो मेरी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो मैं जो मेरे सेविंग का कुछ हिस्सा जो है, मैं वो सेव करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा इस तरह से जहाँ से कम 12 से 15% रिटर्न मिले अच्छा, और मैं एक हिस्सा जो है जिससे टर्म इंश्योरेंस बाय करूँगा, जहाँ से मुझे प्रॉपर रिस्क कवर मिले। ओके, तो दोनों जो है वो इस तरह से मैनेज होने चाहिए जिससे कि आपको प्रोटेक्शन एडिक्वेटली मिल रहा है फ़ेयर, और आपका पैसा भी जो है वो एडिक्वेट रेट से ग्रो हो रहा है। ओके, अगर आप वो जो बीच का जो रास्ता अपनाते हो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस का, ना आपको इंश्योरेंस एडिक्वेटली मिल रहा है, ना आपको रिटर्न्स एडिक्वेटली मिल रहा है। ओके। सो यू स्टैंड अ चांस टू लूज़ अगर आप वो फ़ॉलो करने को देखो तो। एब्सोल्यूट। ओके। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको बहुत ही पसंद आया होगा और पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत से मिथ्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब जब हम अभी ये कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और ये डिस्कशन चल रही थी विपुल के साथ, एक मुझे ज़रूरत लगती है कि इस कॉन्वर्सेशन के टेकअवेज़ क्या होने चाहिए या हमें क्या सीखने को मिला है। तो इसलिए हम ये समराइज़ कर लेते हैं डिस्कशन विपुल की ज़ुबानी और उन्हीं से सुनते हैं कि टॉप 5 चीज़ें अगर किसी को सिंपल तरीके से अगर अपने माइंड में रखनी है और क्या करना है उसके बारे में और ये 5 चीज़ें कौन-सी होंगी, तो वो क्या होंगी और उसे कैसे मैनेज करना है? शॉर्टकट पे समझ लेते हैं विपुल के साथ। विपुल। यस। आज के एपिसोड में हमने जो डिस्कशन किया उसको अगर मैं समराइज़ करूँ, तो 5 मुख्य चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा और मुझे अगर सीख ली तो आपका जो फाइनेंशियल जर्नी है वो बहुत ही सुंदर होगा। सो उसमें से सबसे पहली जो है वो आपके फाइनेंशियल गोल्स की क्लैरिटी। अगर आपको डेस्टिनेशन पता है तो उसका जाने का जो मार्ग जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। जब आपको डेस्टिनेशन पता कि गोल्स पता है, फिर दूसरा जो चीज़ आता है वो है उसके लिए प्लानिंग। तो ये प्लान होना चाहिए
आपको पता होना चाहिए आपको उसके लिए सेविंग कितना करना पड़ेगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। सो एक प्लान जहाँ आपको आपकी सेविंग्स रेशियो कितनी होनी चाहिए, आपका जो खर्चा कितना होना चाहिए, आपका पैसा किस कौन से गोल के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन आता है, वो है आपका इंश्योरेंसेस। सो हर एक के पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, जिससे कि आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे और आप जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर हो। चौथी चीज़ जो आती है, वो है आपका डिसिप्लिन। तो आप जो भी आपका जो प्लान है, उसके बारे में आप कमिटेड रहो और एक कंसिस्टेंट एक तरीके से आप उसको जो है अचीव करने के लिए आप जो है प्रोसेस फॉलो करो। और उसके लिए सबसे आसान तरीका है वो सिप्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जो है अगर आपके फाइनेंशियल लाइफ में अगर एक प्रोफेशनल टच चाहिए, आपको बायसनेस से दूर होना है, इमोशंस आपको नहीं लाना है आपके पर्सनल फाइनेंस में, और आपके गोल्स को जो है अचीव होने के लिए आपको सही मात्रा में कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसकी जानकारी ही नहीं, उसके लिए एक्शन प्लान भी आपको ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या कोच की ज़रूरत है। तो यही 5 चीज़ें जो है आप अगर आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी और आप जो है निश्चिंत होकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकती। विपुल, आज के इस एपिसोड में इतना ही आई मीन ये जो मिथ्स थे फाइनेंसेस के बारे में वगैरह, इनको समझने के लिए या इनको ब्रेक करने के लिए जो भी आपका गाइडेंस था आज, हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू। कि आप हमारे शो पर आए और आपने ये आपका जो नॉलेज है टू सेट द टोन इन टर्म्स ऑफ बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस की जर्नी, वी रियली अप्रिशिएट इट एंड थैंक्स अ लॉट। माय प्लेज़र। हमें बहुत-बहुत इंतज़ार रहेगा सेकंड एपिसोड, इसी सीरीज़ के सेकंड एपिसोड को शूट करने के लिए आपके साथ। एंड मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आज का ये जो एपिसोड था, वी होप दैट हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाए हैं आज, थ्रू द गाइडेंस जो हमें विपुल से मिला है। और इसने बहुत सारे मिथ्स जो हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में, वो क्लियर करने में आप सभी की मदद करी होगी। एंड जो सेकंड वाला एपिसोड होगा वो इसका फॉलो अप होगा, एंड वी विल be excited to bring that episode back to you very soon. So please stay tuned and keep watching for this space. Thank you so much, everyone. थैंक यू Namaste. सो मच।